क्या चल रहा था, लैंथेनाइड एक्टिनाइड, समझ रहे हो, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। देखो अब लैंथेनाइड एक्टिनाइड में अपने चल क्या रहा था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है ना, लैंथेनाइड एक्टिनाइड की क्या चल रही थी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज चल रही थी, ठीक है। उसमें देखो मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था मैंने आप लोगों को। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बताया था, ठीक है, समझ में आ रही, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के केसेस बताए थे और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कंसिक्वेंस बताए थे, समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है। तो देखो आगे से कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। आप लोगों को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बताई थी और ऑक्सीडेशन
ट्रांजिशन होती है। समझ में आई मेरी बात? कैसे ट्रांजिशन होती है? लेपार्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। और इसका मतलब क्या है? डेल एल इक्वल्स टू क्या होता है? प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो प्लस माइनस 1 रूल को तो ये फॉलो कर नहीं रहा, ये किसको फॉलो कर रहा है? डेल एल इक्वल्स टू 0 को फॉलो कर रहा है। और ये क्या होती है? लेपार्ड फॉरबिडन। अगर इसको करें तो ये कैसी ट्रांजिशन होती है? लेपार्ड अलाउड ट्रांजिशन। ये कैसी ट्रांजिशन होती है? लेपार्ड अलाउड ट्रांजिशन। और ये कैसी ट्रांजिशन होती है? लेपार्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ये कैसी ट्रांजिशन होती है? लेपार्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है, एक चीज़ तो होती है ये। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, देखो क्या होता है कि जब भी ये ट्रांजिशन प्रोसीड हो, है ना, सुनना, देखो मेरी बात ध्यान से, जब भी ये ट्रांजिशन होती है ना, तो इनके लिए IUPAC ने कुछ सिलेक्शन रूल दिए हैं, है ना। मैंने क्या कहा? जब भी ये ट्रांजिशन होती है तो इनके लिए मतलब जब से ये पता पड़ा है कि ट्रांजिशन होती है इस तरीके की, मतलब कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ट्रांजिशन भी शो करेंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो इसके लिए इन ट्रांजिशन के लिए क्या होता है? दो प्रकार की ट्रांजिशन होती है, अलाउड ट्रांजिशन होती है और फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। अलाउड का मतलब जो सभी रूल को फॉलो करें, और फॉरबिडन का मतलब जो रूल को वायलेट करें। समझ में आ रही? रूल को फॉलो ना करें, तो वो कैसी ट्रांजिशन कहलाती है? फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाती है। कभी भी फॉरबिडन ट्रांजिशन मतलब अपन ये नहीं मानते हैं कि फॉरबिडन, अलाउड का मतलब हमेशा ट्रांजिशन होगी ही होगी, हमें दिखेगा स्पेक्ट्रा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सॉरी, अलाउड का मतलब होता है ट्रांजिशन हमेशा होगी ही होगी और स्पेक्ट्रा दिखेगा। लेकिन फॉरबिडन का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि ट्रांजिशन नहीं होगी, है ना, स्पेक्ट्रा दिखेगा नहीं। स्पेक्ट्रा दिखता तो है लेकिन वो बहुत छोटा होता है, मतलब बनता तो है, बहुत छोटा होता है। अब हो सकता है वो कभी दिखे, हो सकता है वो कभी ना दिखे। ठीक है, और ये जो मैं लेपार्ड अलाउड लेपार्ड फॉरबिडन यूज़ कर रही हूँ, ये किसके बेसिस पे कर रही हूँ? डेल एल इक्वल टू प्लस माइनस 1 के बेसिस पर। और ये क्या है? सिलेक्शन रूल है ना। ये क्या है? सिलेक्शन रूल। मेरी बात समझ में आई क्या? क्लियर ये वाली बात? ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि लेपार्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है। अब मैंने ये कहा कि फॉरबिडन का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि ट्रांजिशन होगी ही नहीं, है ना। फॉरबिडन का मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता है कि ट्रांजिशन होगी ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि मतलब होगी तो सही, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। ठीक है, तो ऐसा ट्रांजिशन तो लेपार्ड फॉरबिडन हो गई, तो इसके द्वारा उत्पन्न कैसे होंगे? लाइट कलर के, है ना। ये कैसे ये जो ट्रांजिशन है ये कैसे कलर शो करेगी? लाइट कलर, मतलब हल्का रंग शो करेगी। समझ में आ रही? पेल कलर शो करेगी। क्लियर ये वाली चीज़ भी? ठीक है, अब देखो कई केसेस में क्या होता है कि जैसे अपन लेंथेनाइड्स की बात कर रहे हैं, है ना। लेंथेनाइड्स की अगर बात करें तो लेंथेनाइड्स में जैसे मैंने क्या कहा, एफ सेल में आता है, तो जो मोस्ट फेवरेबल यहाँ पे ट्रांजिशन है वो तो कौन सी ट्रांजिशन होती है? SF ट्रांजिशन होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है, क्या होती है मोस्ट फेवरेबल? तो क्या होती है? SF ट्रांजिशन होती है। मोस्ट फेवरेबल का होने का मतलब क्या है? यही होती है नॉर्मली, क्योंकि ये तो कंसिडर करेंगे। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आता है? इस F सेल में आता है। ठीक है, तो F सेल में आएगा तो ये क्या शो करेगा? SF ट्रांजिशन शो करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि नॉर्मली इनमें SF ट्रांजिशन के साथ साथ क्या पाया जाता है? FD ट्रांजिशन भी पाई जाती है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, जैसे मिक्सिंग जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें ट्रांजिशन में मिक्सिंग पाई जाती है। उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पर भी मिक्सिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी कलर प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? FD ट्रांजिशन पाई जाती है। और वो FD ट्रांजिशन भी क्या होती है? अगर वो विजिबल रीजन में हो तो कलर प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और अगर विजिबल रीजन में ना हो तो कोई कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। जैसे मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जैसे सीरियम है ना, सीरियम फर्स्ट लेंथेनेड एलिमेंट है। समझ रहे आप लोग मेरी बात? ठीक है, तो नॉर्मली वो 3 इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है, सीरियम क्या करता है?
4 इलेक्ट्रॉन देकर Cl+4 आयन बनाता है और उस स्टेट में वो किसी प्रकार की कोई ट्रांजिशन शो नहीं करता है। कि जैसे मैं ये बात करूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जैसे इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, F0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो मुझे एक बात बताओ एनर्जी लेवल इस तरीके से हो, तो यहाँ पर तो किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो बताओ जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एनर्जी का किसी तरीके का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, है ना। अगर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो किसी प्रकार की ट्रांजिशन नहीं होगी, और अगर किसी प्रकार की ट्रांजिशन नहीं हुई तो किसी प्रकार का कोई कलर भी शो नहीं करेंगे। ये बात भी क्लियर, ठीक है। एक बात ये हुई, है ना। यहाँ पे तो कोई ट्रांजिशन भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F7 हो, समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो F7, तो मुझे एक बात बताओ, ये हाफ फिल्डेड हो जाएगा, है ना। हाफ फिल्डेड हो जाएगा कि अपन साथ को इस तरीके से बनाएं, ये चीज़ देखो 1 2 3 4 5 6 7, बताओ सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है क्या, ठीक है। मतलब पूरी बैलेंस से अगर इनका वो भी हो, क्या हो, इनकी स्प्लिटिंग हो F ऑर्बिटल की, है ना, F सेल की स्प्लिटिंग हो, तो अभी 7 ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर 7 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो भी इनमें किसी प्रकार की कोई ट्रांजिशन नहीं होगी। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले भी क्या होते हैं, कलर लेस नेचर के होते हैं, है ना। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले लैंथेनाइड मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी क्या होते हैं, कलर लेस नेचर के होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई इतनी। दूसरी देखो, एक में बात करूँ F14 की, है ना, F14, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 7 ऑर्बिटल होंगे, है ना, कितने ऑर्बिटल हुए, 7 ऑर्बिटल, ठीक। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से भरा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी तो कोई वेकेंट साइट नहीं है, एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और मुझे एक बात है, एक ऑर्बिटल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है क्या, तो ये भी किसी प्रकार की कोई ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे, और ये भी कैसे नेचर के होंगे, कलर लेस नेचर के होंगे। क्लियर, क्या मतलब, जो F0 F7, ठीक है, और F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, वो किसी तरह का कलर शो नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसकी बात अलग है, एज कम्पेयर टू F0 और F14, ये तो कलरलेस नेचर के होंगे 100%, है ना। चाहे तो किसी प्रकार का कोई लिगेंड इनके साथ आके जुड़ जाए या किसी तरीके की इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो। लेकिन अगर F7 की बात करें तो F7 का अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो तो ये कलरफुल नेचर के हो सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, ये कैसे नेचर के हो सकते हैं, कलरफुल नेचर के हो सकते हैं। बात कीजिए क्या मतलब, मैं ये कहूँ कि अपन ने पढ़ी FF ट्रांजिशन, उसके कारण ये कलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। समझ में आ रही है, क्या कहा, FF ट्रांजिशन के कारण कलर प्रॉपर्टी शो करेंगी। लेकिन FF ट्रांजिशन क्या होती है, लेपार्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है, इसलिए इसके द्वारा क्रिएट कलर क्या होते हैं, नॉर्मली पेल कलर के होते हैं, ठीक है। दूसरी क्या होती है, मिक्सिंग पाई जाती है, और FD ट्रांजिशन होती है ना, मिक्सिंग होएगी और ट्रांजिशन कौन सी होएगी, FD ट्रांजिशन होएगी। समझ में आ रही है मेरी बात है, इसके कारण भी क्या होते हैं, कलरफुल नेचर के दिखाई देते हैं। क्लियर, क्या, FD ट्रांजिशन के कारण भी और FF ट्रांजिशन के कारण भी। तो वे सभी कॉम्प्लेक्स जिनका FN या F14-N, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सभी के सभी क्या करते हैं, सेम कलर शो करते हैं, है ना, क्या करेंगे, सेम कलर शो करते हैं। अब या तो देखो सेम कलर शो करते हैं, मतलब अगर सारे काले होंगे तो वैसे वो होगा, है ना, मतलब सेम कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक बात ये ध्यान रखना, सेम कलर नहीं, सेम कलर प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, सेम कलर प्रॉपर्टीज़, मतलब अगर FN कलरलेस नेचर का होता है ना, तो F14-N भी क्या होगा, कलरलेस नेचर का होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है।
ये भी कैसा नेचर का होगा, कलरलेस नेचर का होएगा। क्लियर। अब देखो ये तो बात हुई इनकी किसकी, कलर प्रॉपर्टीज किस तरीके से दिखाई देते हैं। एफडी ट्रांजिशन पाई जाती है और या एफएफ ट्रांजिशन पाई जाती है। जैसे नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे अपन किसके लिए पढ़ते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, कि इनमें भी मिक्सिंग पाई जाती है। जैसे वहाँ पे पीडी मिक्सिंग पाई जाती है तो यहाँ पे एफडी मिक्सिंग पाई जाती है। अब देखो जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, है ना, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की कंपैरिजन में जो लैंथेनाइड आयनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होते हैं वो शार्प होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही, मतलब फास्ट होते हैं, शार्प होते हैं, लीनियर होते हैं। ठीक है, लेकिन वीक होते हैं उनकी कंपैरिजन में। समझ में आ रही। अब इन एलिमेंट्स के जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हैं वो क्या होते हैं, वीक रेखाओं से निर्मित होते हैं, जिनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, शार्प लीनियर होने का मतलब क्या है कि ये बहुत फटाफट से आ जाते हैं, मतलब एफडी ट्रांजिशन एफडी ट्रांजिशन होगी तो शार्प और लीनियर स्पेक्ट्रा ये शो करेंगे एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। समझ में आ रही, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। समझ में आई मेरी ये बात है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करते हैं, कलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्लियर ये वाली बात हुई। ठीक है, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि आप हर किसी कॉम्प्लेक्स का क्या करोगे, ये याद रखोगे कि सीरियम का जो भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो किस कलर के दिखाई देते हैं, या लेंथेनम के या किसी और कंपाउंड के, ल्यूटेशियम के, किसके भी किस तरीके के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, किस तरीके के कलर शो करते हैं। ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एक के लिए आप कितनी चीज़ें ध्यान में रखोगे। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, में क्या कहना चाह रही हूँ, क्लियर क्या। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है नॉर्मली कि याद तो ऐसा नहीं रहता है कि हर एलिमेंट का आप कलर ध्यान रखो, बस ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से क्यों शो करते हैं कलर और किस तरीके से इनमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे इनकी कलर प्रॉपर्टीज़ और इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस। मेरी बात समझ में आई क्या। ठीक है, ये चीज़ थी, ये चीज़ जो आप लोगों को नहीं कराई थी कलर प्रॉपर्टीज़ वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब देखो आप लोगों की क्या होता है नॉर्मली इनके क्या बच जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी बच जाती है। एक तो देखो इनका अकरेंस बच जाती है, अकरेंस एंड सेपरेशन। ठीक है, क्या बच जाता है, अकरेंस एंड सेपरेशन किसका, इसका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। और एक क्या बच जाता है आप लोगों के इनके यूजेस, एप्लीकेशन, कंपाउंड एंड एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये चीज़ बच जाती है। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, देखो अकरेंस ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, बात क्लियर क्या। ठीक है, इनकी अकरेंस अपन कैसे करते हैं, इनका सेपरेशन अपन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है जो नॉर्मली इनके कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, लैंथेनाइड एलिमेंटों के कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर अपन इनका सेपरेशन करते हैं। ठीक है, मतलब उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब नॉर्मली ये भी होता है कि ऐसे नहीं होता है कि एलिमेंटों को सेपरेटली किया जाए कि हाँ लैंथेनम तो एक अकेला बैठा रहेगा कि हाँ मैं तो लैंथेनम के रूप में हूँ, मैंने तो कुछ भी कंपाउंड नहीं बनाया है, सीरियम अकेला एलिमेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है वो उनके कंपाउंडों के रूप में पाए जाते हैं, और कंपाउंडों के रूप में होंगे तो ही अपन क्या कर सकते हैं, उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। मतलब जब तक वो एलिमेंट फॉर्म से अपनी मिक्सचर या कंपाउंड या
किसी बाइनरी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक अपन उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अपन लेंथेनाइड जो कंपाउंड होते हैं उनका यूजेस देखो, सबसे पहले तो कहाँ कर सकते हैं, लेंथेनाइडों के सेपरेशन में कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये देखना, जो लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, जो लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनका यूज़ अपन कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स है ना, किस में कर सकते हैं, पहले चीज़ तो सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर क्या। दूसरी चीज़ क्या होती है, यूरोपियम 3+ और प्रोमेथियम 3+ के क्या होते हैं, बीटा डाई कीटोन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अपन डिज़ोल्व करते हैं और क्या करते हैं, इनका उपयोग शिफ्ट रिएजेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, जो मैंने क्या कहा, प्रोमेथियम +3 और यूरोपियम +3 है ना, जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उनमें नॉर्मली स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोलकर शिफ्ट रिएजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, इनका यूज़ अपन कहाँ करते हैं, नॉर्मली शिफ्ट रिएजेंट के रूप में करते हैं। और कैसे करते हैं कि इसके कॉम्प्लेक्स को है ना और यूरोपियम +3 के कॉम्प्लेक्स को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके उनको शिफ्ट रिएजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। बात क्लियर क्या ये भी। ठीक है, इसके बाद में देखो जो सीरियम नाइट्रेट होता है ना, सीरियम नाइट्रेट जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति उसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ रही मेरी बात। क्या करता है ये, टोलुइन को बेंजल्डिहाइड तथा Cl- को Cl2 में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब टोलुइन का ऑक्सीडेशन किस में कर देता है, बेंजल्डिहाइड में, और Cl- का किस में कर देता है, Cl2 में। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है मतलब कौन सा, NH4 CeNO3 6 जिसमें सीरियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। समझ में आ रही। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। और इसका यूजेज कैसे होता है कि अगर अपन टोलुइन ले है ना, सॉरी CH3 है ना, अगर अपन टोलुइन ले ठीक है, और यहाँ पे ये सीरियम का कंपाउंड लिखे तो ये इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँ 2Cl- है, ये सीरियम का सोल्ट लिया, यहाँ पे क्या बना देगा, Cl2। बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज करे और किसका निर्माण कर देगा, ये Cl2 का निर्माण करेगा। बात समझ में आई क्या। इसलिए क्या होते हैं इनका नॉर्मली क्या होता है, इनको कंपाउंड फॉर्म में सेपरेट करना आसान हो जाता है एक तरीके से। क्लियर ये बात भी। ठीक है, दूसरी चीज़ समझना, देखो पहली चीज़ तो ये कि इस कारण इनका कंपाउंड फॉर्म में सेपरेशन, कंपाउंड फॉर्म में इनका होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहली चीज़ तो क्या बताई, इनसे अपन लेंथेनाइड एलिमेंटों का सेपरेशन आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रोमेथियम +3 कॉम्प्लेक्स और यूरोपियम +3 कॉम्प्लेक्स का अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यूज़ किया जाए तो ये सिर्फ रिएजेंट की भांति कार्य करते हैं NMR वगैरह स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, और जो NH4 अमोनियम हेक्सानाइट्रेट, सॉरी क्या, अमोनियम सीरियम नाइट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स लिया है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति व्यवहार करता है, और वो टोलुइन जैसे कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड में और Cl- आयनों को क्या कर देता है, Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर क्या मेरी बात है। ठीक है, अब देखो लेंथेनाइडों के अक्रेंस और उनके सेपरेशन से पहले इनको क्लासिफाइड किया गया है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ
लैंथेनाइड्स, है ना, इनका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। समझ में आ रही है। और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि इनको दो भागों में बांटा गया है इनकी नेचर के आधार पर। ठीक है, लैंथेनाइड को क्या करा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक कौन सा होता है, लाइटर लैंथेनाइड्स, है ना, एक कौन से होते हैं, हेवियर लैंथेनाइड्स, है ना। एक तो हैवी होते हैं और एक लाइट होते हैं। लाइट लैंथेनाइड होते हैं और हैवी लैंथेनाइड होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। अब लैंथेनम से लेके यूरोपियम तक के जो भी एलिमेंट होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, लाइट लैंथेनाइड कहलाते हैं। समझ में आ रही है। इन्हें क्या कहते हैं, सीरियम ग्रुप कहा जाता है। क्लियर। क्योंकि जब भी ये बनते हैं तो सीरियम इनमें मुख्य रूप से पाया जाता है। ये जो लाइटर लैंथेनाइड कहलाते हैं, लाइटर जो लैंथेनाइड होते हैं वो कहाँ से आते हैं, लैंथेनम से लेके कहाँ तक, यूरोपियम तक। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 63। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 57। तो 57 एटॉमिक नंबर लैंथेनम से स्टार्ट होके यूरोपियम तक के, है ना, यूरोपियम तक के जो लैंथेनाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लाइटर लैंथेनाइड कहलाते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, सीरियम ग्रुप के लैंथेनाइड है। ये कौन सा ग्रुप होता है, सीरियम ग्रुप होता है। क्योंकि सीरियम यहाँ पे सीरियम क्या होता है, यहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब इसके जो भी खनिज सॉल्ट वगैरह मतलब होते हैं इनके, वो ज़्यादा अबंडेंस में पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है, इसको सीरियम ग्रुप कहा जाता है। और हैवियर का मतलब क्या है कि जो यूरोपियम बोल तो गैडोलियम से ल्यूटेशियम तक आते हैं, है ना, जो गैडोलियम से ल्यूटेशियम तक आते हैं। गैडोलियम बोले तो जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 64 से लोरेंशियम, ठीक है, सॉरी ल्यूटेशियम, समझ रहे हो ना, ल्यूटेशियम 71, लोरेंशियम तो 103 होता है ना, ल्यूटेशियम 71। ठीक है, यहाँ तक कि जो एलिमेंट है वो हैवियर एलिमेंट कहलाते हैं। बात समझ में आई क्या, क्लियर। मतलब लैंथेनम से यूरोपियम तक तो लाइटर एलिमेंट कहलाएंगे और गैडोलियम से ल्यूटेशियम तक के हैवियर लैंथेनाइड कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, एट्रियम ग्रुप भी कहा जाता है। क्लियर क्या, क्योंकि ये जो हैवी लैंथेनाइड होते हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ये जो हैवी लैंथेनाइड होते हैं इनमें एट्रियम के सॉल्ट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, एट्रियम ग्रुप भी कहलाता है। क्लियर, ये वाली बात है। ठीक है, क्योंकि एट्रियम के सॉल्ट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो ये एट्रियम ग्रुप भी कहलाता है। ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, सीरियम ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, एट्रियम ग्रुप। अब इनको दो भागों में बांट दिया। अब इन भागों के आधार पर इनका क्या किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी। ठीक है, अब देखो इनकी अकरेंस किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो देखो मैंने क्या कहा कि ये एलिमेंट फॉर्म में तो इस तरीके से पाए ही नहीं जाते हैं, है ना, एलिमेंट फॉर्म में तो होते ही नहीं है ये। ठीक है, कौन सी फॉर्म में आएंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। अब उसमें भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या, एक तो सीरियम ग्रुप में पाए जाते हैं और एक एट्रियम ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक तो सीरियम ग्रुप में पाए जाएंगे और एक एट्रियम ग्रुप में पाए जाएंगे। सीरियम ग्रुप में सीरियम जो एलिमेंट है उसके कंपाउंड ज़्यादा होंगे, है ना, और एट्रियम में एट्रियम कंपाउंड मतलब एट्रियम जो लैंथेनाइड है उसका सॉल्ट ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात है। ठीक है, अब देखो सीरियम ग्रुप के जो सॉल्ट होते हैं, है ना, जो मिनरल्स होते हैं, इन्हें नॉर्मली क्या होता है, सीराइट है, सीराइट या सीरियम अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, जो सीरियम ग्रुप के मिनरल्स होते हैं, मतलब जो भी लैंथेनम से लेके यूरोपियम तक आते हैं, है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, सीराइट कहा जाता है। ठीक है, सीराइट या सीरियम अर्थ मेटल कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लैंथेनम से यूरोपियम तक के जो हल्के लैंथेनाइड हैं, ठीक है,
वो नॉर्मली इस तरीके के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मतलब इस ग्रुप में रखे जाएंगे जो इनके मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो इन्हें नॉर्मली क्या होते हैं, लाइटर एलिमेंट होने के कारण इन्हें लाइटर बोले तो दुर्बल मृदा धातु एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जो इट्रियम वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इट्रियम अर्थ भी कहा जाता है या इट्रियम अर्थ मिनरल्स भी कहा जाता है। ठीक है, दो भागों में बांटा है ना अपन इनको। ठीक है, देखो दो भागों में बांटा। एक तो अपन ने क्या लिखा, सीरियम ग्रुप, मिनरल्स, एक लिखा इट्रियम ग्रुप, मिनरल्स। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, सीराइट भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, सीराइट भी कहा जाता है। देखो सीराइट ग्रुप मिनरल्स भी कहा जाता है या इन्हें सीरियम अर्थ मिनरल भी कहा जाता है। समझ में आ रही? क्योंकि सॉरी, क्योंकि क्या होते हैं, ये हल्के होते हैं और हल्के एलिमेंट बोले तो सीरियम मिनरल्स के साथ पाए जाते हैं। समझ में आ रही? तो इन्हें क्या कहा जाता है, हल्के दुर्बल मृदा धातु तत्व भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, वीक रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है, वीक रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है। बात की क्लियर क्या? ठीक है, जो इट्रियम ग्रुप के मिनरल्स होते हैं, जो हैवी ग्रुप के मिनरल्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इट्रियम अर्थ मिनरल्स भी कहा जाता है। देखो इधर, इन्हें क्या कहते हैं अपन, इट्रियम अर्थ मिनरल्स भी इनको कहा जाता है। समझ में आ रही? और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, गैडोलियम से लेके ल्यूटेशियम तक। इस वाले ग्रुप में हैवी ग्रुप होता है और हैवी ग्रुप को क्या कहा जाता है, हेवी रेयर अर्थ भी कहा जाता है। समझ में आ रही है? इसको क्या कहेंगे अपन, हेवी रेयर अर्थ ग्रुप एलिमेंट भी इनको कहते हैं। बात समझ में है क्या? तो इस आधार पर क्या किया जाता है, इनकी अकरेंस और इनकी सेपरेशन की जाती है। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं कि जो ये कंपाउंड बोले तो ये जो लेंथेनाइड होते हैं, ये डिफरेंट प्रकार के कंपाउंडों में पाए जाते हैं। जैसे सीराइट में सीरियम की जो उसका वो होता है कंपोजिशन, वो कितना होता है, 50 से 7 मतलब 50 से 70% होता है। समझ रही मेरी बात है? ठीक है, अब इसमें सीराइट में क्या पाया जाएगा, सीरियम पाया जाएगा। समझ में आ रही? सीरियम मुख्य रूप से पाया जाता है, जो कि क्या होता है कि हाइड्रेटेड होता है, मतलब उसमें वाटर की भी कुछ ना कुछ मात्रा पाई जाती है। ऐसे जीनोटाइम होता है, मिनरल्स जो होते हैं, एक तो क्या होता है, सीराइट होता है, जीनोटाइम होता है, एट्रीबाइट होता है, ठीक है, यूजेनाइट होता है, बेस्टेसाइट होता है, मोनेजाइट सैंड होती है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इस रूप में ये पाए जाते हैं। क्लियर क्या मेरी बात है? ठीक है, अब देखो इनकी क्या होती है कि एक तो चीज़ देखो, इनके नाम वगैरह जो हैं इनकी जिन्होंने खोजे उनके आधार पर दिए गए हैं। दूसरी क्या है, ये जहाँ पाए गए हैं उनके नाम के आधार पर रखे जाते हैं। जैसे ब्राज़ील, नार्वे वगैरह जहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रेजेंस के आधार पर इनकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा सीराइट में सीरियम 50 से 70% तक पाया जाता है। जीनोटाइम में जो इट्रियम होता है वो 55 से 65% तक पाया जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है, तो उनको उसकी परसेंट के आधार पर क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। कि जैसे अपने को सीरियम चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अपन जीराइट का उपयोग करेंगे, सीराइट का उपयोग करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा अबंडेंस में क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है। क्लियर क्या मेरी ये बात हुई? ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे
अब इनसे जैसे मोनेजाइट वगैरह कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, जो मिनरल्स होते हैं, उनसे इन खनिजों की क्या करा जाता है, इनको सेपरेट किया जाता है। क्योंकि देखो एक तो क्या होगा, उस मिनरल का उपयोग इनकी सेपरेशन में किया जाएगा जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुत आसानी से पाया जाता है। या दूसरा, जिनका अक्रेंस या सेपरेशन के लिए जो डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करते हैं, वो एक तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो और आसानी से हो जाए, मतलब किसी के साथ इंटरफेयरिंग ना करे, या कम से कम केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दूसरे के साथ मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो ना करे, उसके आधार पर, इन गुणों के आधार पर उनको क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। अब जैसे मोनेजाइट खनिज जो मिनरल होता है, उससे मोस्ट ऑफ लैंथेनाइड का क्या किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, नॉर्मली इसमें थोरियम होता है, ठीक है, और जो बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें बनता है, समझ में आ रही है। मोनेजाइट में क्या होता है, थोरियम होता है जो बाई प्रोडक्ट के रूप में अपन उसे सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, जो लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस या इनके एलिमेंट के साथ में पाया जाता है। अब देखो उसके लिए सबसे पहले देखो इनके लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, कि जैसे पहले क्या किया जाता है, कंसनट्रेशन ऑफ द मिनरल्स, है ना, जो इसका सेपरेशन एक्सटेंशन है, वो उसके लिए सबसे पहले क्या यूज़ किया जाता है, कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स। देखो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, इसमें सॉरी, इसमें क्या होता है कि ग्रेविटी मेथड का उपयोग किया जाता है ना। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स में क्या होता है, ग्रेविटी मेथड का उपयोग किया जाता है, ग्रेविटी मेथड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो ये जो सेपरेशन मेथड अक्रेंस के इसके जो मेथड है, जो अपन डिफरेंट स्टेप यूज़ करते हैं, वो वैसे ही हैं जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, ठीक है। जैसे झाग पल्लवन विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि, ये सब कुछ पढ़ रखा है ना आप लोगों ने वहाँ पे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन मेथड में अपन क्या करते हैं, जिसे इसमें ग्रेविटी मेथड को उपयोग लेते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, जो ग्रेविटेशनल पावर होती है वो अर्थ की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मोनेजाइट जो मिनरल होता है, ठीक है, सबसे पहले उसका कंसंट्रेशन किया जाता है, और कंसंट्रेशन करने पर क्या होता है, जो हैवी एलिमेंट होते हैं या उनके जो कंपाउंड होते हैं, वो क्या होते हैं, इस मिक्सचर में नीचे की साइड बैठ जाते हैं, और जो लाइटर होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। या नॉर्मली क्या किया जाता है, यहाँ पे मैग्नेट का उपयोग किया जाता है, समझ में आ रही। तो मैग्नेट हैवी एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, और दूसरा क्या होती है, जो लाइटर एलिमेंट होते हैं वो नॉर्मली बच जाते हैं, तो उन्हें आसानी से इस तरीके से क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। और नॉर्मली अपन ये भी तो जानते हैं कि इसमें जो अपन स्टार्टिंग वाला नॉर्मली क्या है कि जैसे अब इसकी जैसे कंसंट्रेशन मेथड में क्या होएगा कि अपन ने जैसे इसको लिया, पानी में डिसोल्व करा, तो जो भी और जो पार्टिकल होंगे इन मिनरल के अलावा, वो क्या हो जाएंगे, पानी के साथ निकल जाएंगे और ये बच जाएंगे। फिर वापस से इन्हें ड्राई किया जाता है और इन्हें कलेक्ट किया जाता है। क्लियर क्या मेरी बात है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, सीरियम के ऑक्साइड होते हैं, थोरियम का ऑक्साइड होते हैं, फॉस्फोरस के ऑक्साइड होते हैं, सिलिका होती है। समझ में आ रही है। जैसे इनकी परसेंट ऑफ अमाउंट क्या होती है, जैसे सीरियम ऑक्साइड की 30% हो गई, और भी ऑक्साइड होंगे 32 से 35 की अमाउंट लगभग होगी, P2O5 होएगा, SiO2 भी इनकी अमाउंट क्या होती है, बहुत कम होती है, जिनको जहाँ तक सेपरेशन होता है इनका सेपरेट कर लिया जाता है पानी से ग्रेविटेशनल मेथड द्वारा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी चीज़ हुई। नेक्स्ट क्या किया जाता है, इनका क्रैकिंग की जाती है या प्रोसेसिंग की जाती है या ओपनिंग अप किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही। क्रैकिंग नॉर्मली क्या होती है, डिफरेंट उसकी प्रेजेंस में करी जाती है, ठीक है, रिएजेंट की प्रेजेंस में। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। इनमें क्या हो जाता है कि इन कंपाउंडों को तोड़ा जाता है, इनका सेपरेशन किया जाता है किसी दूसरे से, मतलब उनका पृथक्करण किया जाता है किसी दूसरे भी कंपाउंड के साथ ये प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी रिएक्शन अब क्या होगी, रिएक्शन जैसे रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो एक स्पीसीज तो एक कंपाउंड रिएक्शन करेगा लेकिन दूसरा रिएक्शन नहीं करेगा। इसके आधार पर इनका क्या कर लिया जाता है, क्रैकिंग कर ली जाती है। मतलब दूसरा मेथड जो होता है, मतलब एक तरीका ये भी हो गया ना कि जो पहले लिया था उसमें से भी कुछ एक को सेपरेट कर लिया, तो दूसरा मेथड क्या होता है, क्रैकिंग होती है। क्या होती है, क्रैकिंग होती है। अब एक जो क्रैकिंग होती है, ये मैंने बताई किस तरीके से होती है,
दूसरी क्या होती है, जो क्रेकिंग है ना, वो डिफरेंट कंपाउंडों के साथ की जाती है। जैसे मैंने अपन यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, या तो कंसनट्रेट एस्ट्रोसोफोर यूज़ करते हैं क्रेकिंग के लिए, या क्या यूज़ करते हैं, कंसनट्रेट NaOH यूज़ करते हैं, है ना। क्रेकिंग के लिए अपन नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, एक तो कंसनट्रेट H2SO4 से क्रेकिंग करवाई जाती है, एक कंसनट्रेट NaOH के द्वारा क्रेकिंग की जाती है। मतलब क्रेकिंग जो होगी या तो प्रबल बोलते स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होगी, या फिर क्रेकिंग किसके साथ होगी, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगी। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब इसमें भी देखो जो क्रेकिंग करी जाएगी इसमें मतलब लगभग कंसनट्रेट मतलब 90 to 95% इसमें जैसे H2SO4 का सोल्यूशन लेंगे, इतना NaOH का लेंगे। अब इनका सोल्यूशन करके इनको घोला जाता है, इनकी लेयर्स ही बनाई जाती हैं, समझ में आ रही। फिर जो कंपाउंड जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इनके साथ निकल जाएंगी, ठीक। और जो लैंथेनाइड अनरिएक्टिव होंगे, क्योंकि नॉर्मल लैंथेनाइड तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन शो करते ही नहीं है ना। नॉर्मल रिएक्शन शो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड बिकॉज ऑफ स्मॉल चार्ज। समझ में ये बात भी, ठीक है, क्लियर क्या ये चीज़, ठीक है। अब जैसे ये पता पड़ गया कि इसमें मतलब सीरियम है कि और कोई लैंथेनाइड है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनका अलग अलग मेथड यूज़ लिया जाता है, क्लियर क्या। अब इसके लिए देखो सेपरेशन, जैसे क्रेकिंग के बाद में क्या किया जाता है, इनका सेपरेशन किया जाता है। और सेपरेशन के लिए देखो अपन नॉर्मली क्या होती है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ किया, ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्टिसिपेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रही है, क्लियर क्या ये चीज़। और या तो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके उनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होता है बिल्कुल। ये +2 +3 +4 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इनकी रिएक्शन करवाई तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शो करेंगे, और उनके द्वारा क्या करेंगे, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे, दूसरे तरीके के कंपाउंड बनाने को। हो सकता है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो, और हो सकता है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व ना हो। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है, क्लियर क्या। तो देखो ऐसा नहीं होता है कि जैसे डिजोल्व हो गया तो उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, सेपरेट अपन उसे कर सकते हैं, ठीक है। अपन लिक्विड से सॉलिड भी बना सकते हैं लैब में, और सॉलिड से लिक्विड भी बना सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, ये चीज़ होती है। दूसरी देखो इसके बाद में जैसे अपन पढ़ते हैं आयन एक्सचेंज मेथड पढ़ते हैं इनके सेपरेशन के लिए, है ना। अब देखो आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है कि जिसका सेपरेशन का मेथड है ना, देख लो थोड़ा एक बार, सेपरेशन मेथड, उसमें अपन जैसे मैंने कहा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, है ना, या फिर फ्रैक्शनल पार्टिसिपेशन डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं, या आयन एक्सचेंज मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसके लिए क्या होता है कि अपन नॉर्मली कॉलम क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। आयन एक्सचेंज जो मेथड होता है ना, उसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है, और वो कैसे होती है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये है तो उसको इस तरीके से रखा जाता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। ये इस तरीके से रख दिया, मतलब ये रखिए ऐसे होती है, जैसे ये है ना, जैसे ये चीज़ है तो वो इस तरीके से रखी होगी इस कोने पे, और इस कोने पे ऐसे तिरछी से ऐसे दिखाई देगी, ऐसे रखते हैं अपन उसे। समझ में आ रही है मेरी बात, मतलब उसमें क्या होता है, कॉलम लगा दिया जाता है। पहले कांच और क्वार्ट्ज का बनी हुई नलिका से होती है, फिर उसमें क्या होता है, कॉलम लगा दिया जाता है, क्लियर क्या मेरी बात है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आयन एक्सचेंज मेथड है, ये लैंथेनाइडों का सबसे मतलब इफ़ेक्टिव और सबसे पुराना वाला वो है, सॉरी सबसे इफेक्टिव क्या है, ये मेथड है जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। देखो इनका सेपरेशन कैसे किया जाता है कि जैसे इनका सॉल्यूशन बना के जो भी अपने पास कंपाउंड होंगे लैंथेनाइडों के, है ना, जो मिक्सचर होएगा जो अपन ने मोनिजाइट वगैरह मिनरल से लिया है, उनका किसी निश्चित सॉल्वेंट में उनका सॉल्यूशन बनाया जाएगा, और सॉल्यूशन को क्या होता है धीरे धीरे इस कॉलम पर चलाया जाता है, मतलब धीरे धीरे इसको और उस देखो उसके लिए क्या होता है, इसमें भी एक सॉल्वेंट भरा जाता है, जो कॉलम होता है उसमें सॉल्वेंट भरा जाएगा,
और सॉल्वेंट भरने के बाद में उसमें कॉलम पर धीरे धीरे क्या होता है, वो जो अपना लैंथेनाइड का मिनरल्स का जो सॉल्यूशन होता है वो इस पर धीरे धीरे डाला जाता है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। समझ में आ रही? अब देखो इसमें जो सॉल्वेंट भरा जाता है वो बहुत कम भरा जाता है, मतलब इतना कि बहुत हल्का सा, ये जो कॉलम अपन यूज़ करते हैं उस पर टिप रहे, मतलब ये जो स्लाइड है क्रोमेटोग्राफी वाली उसको थोड़ा हल्का सा क्या करें, टच करें, बस इतना सा रखते हैं और उस पर धीरे धीरे से क्या करते हैं, स्पॉट लगा के नॉर्मली इसे ढक दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होते हैं, रन करता है वो सॉल्यूशन में, जो अपन सॉल्यूशन देंगे और जो उस मिक्सर का डोट लगाया जाता है, ठीक है, हल्का सा डोट लगा दिया और क्या करेगा, वो धीरे धीरे रन करेगा। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा क्या होता है, अपन धीरे धीरे उसमें डालते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, आयन अपने प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, जैसे ऐसा होता है ना, लैंथेनाइड आयन जो होते हैं उनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं सबकी सेम प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? कोई कम रिएक्टिव होते हैं, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात है? तो नॉर्मली क्या होते हैं, वो धीरे धीरे फ्लो करते हैं अपनी रिएक्टिविटी के आधार पर। समझ में आ रही आप लोगों को बात है? ठीक है, अब देखो जो ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, रेजिन कहते हैं। ठीक है, जो इन एक्सचेंज मेथड में ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, रेजिन कहते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक केटाइन एक्सचेंजर रेजिन हो सकता है और एक एनाइन एक्सचेंजर रेजिन हो सकता है। केटाइन एक्सचेंजर रेजिन में क्या होंगे, जैसे SO3CWH या OH आदि ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप होंगे, है ना, जो अपन ऑर्गेनिक इसमें प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपन इसमें यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, अपन रेजिन कहते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? और ये रेजिन क्या होता है, नॉर्मली दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक केटाइन एक्सचेंजर रेजिन होता है और एक एनाइन एक्सचेंजर रेजिन होता है। मैंने क्या कहा, ये जो रेजिन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। देखो, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड में अपन जो मेथड पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, आयन एक्सचेंज मेथड, पहली चीज़। ठीक है, अब इसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, रेजिन कहते हैं। ठीक है, ये रेजिन दो प्रकार का होता है। कैसा होता है, केटाइन एक्सचेंजर रेजिन होता है ना, एक एनाइन एक्सचेंजर रेजिन होता है ना, केटाइन एक्सचेंजर रेजिन होता है और एनाइन एक्सचेंजर रेजिन होता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब देखो जो केटाइन एक्सचेंजर रेजिन होता है इनमें स्पेसिफिक एसिडिक ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, स्पेसिफिक एसिडिक ग्रुप होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, CWH होता है, SO3H होता है और OH होता है, एक्सेट्रा। समझ में आ रही? ये स्पेसिफिक एसिडिक ग्रुप इसमें मौजूद होते हैं। क्लियर क्या? और जो एनाइनिक एक्सचेंजर रेजिन होता है, ठीक है, इसमें स्पेसिफिक बेसिक ग्रुप मौजूद होते हैं, जैसे NH2, जैसे 1 डिग्री एमीन वाला, है ना, इसमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक बेसिक ग्रुप मौजूद होते हैं, जैसे NH2 हो गया, है ना, जैसे NHR हो गया, ठीक है, जैसे NR2 हो गया। समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से इस तरीके के ग्रुप क्या होंगे यहाँ पे मौजूद रहते हैं। ऐसे ही, है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा, जैसे NR3+ हो गया, एक्सेट्रा। ये बेसिक ग्रुप यहाँ पे मौजूद होते हैं किसमें, एनाइन एक्सचेंजर रेजिन में। समझ में आ रही है? अब क्या होते हैं, जो लैंथेनाइड होते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन को क्या होता है,
केटाइन एक्सचेंज रेजिन में से गुजारते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो भी अपन ने लिया है लैंथेनाइड है ना, उनका जो मिक्सचर लिया है उनको क्या करेंगे, केटाइन एक्सचेंजर रेजिन में से गुजारते हैं। क्लियर ये वाली बात। अब जो केटाइन एक्सचेंजर रेजिन है उसमें से गुजारे, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होएगा कि ये जो आयन हैं उसके वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, इनसे रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो लैंथेनाइड आयनों का एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं ना, लैंथेनाइड +3 आयन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं है ना, उनका एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन को किस में से गुजारा जाता है, केटाइन एक्सचेंजर रेजिन है ना, इसमें से क्या किया जाता है, इसे पास किया जाता है। क्लियर क्या, ठीक है, समझ में। अब देखो ये रेजिन जो है, ठीक है, इसमें क्या है, केटाइन एक्सचेंजर में एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो इसे जैसे मैं मान लूँ कि ये इस तरीके का है, H+ आयन दे सकता है, मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ रेजिन है ना, और ये H+, ठीक है, ये इस तरीके से है रेजिन, यहाँ पे माइनस से स्पीशीज होएगी और ये कैसे देगा, H+ देगा। जैसे ये रेजिन के साथ जुड़ा हो तो CO- H+ देगा, ये जुड़ा हुआ तो SO3 - H+ देगा, ये जुड़ा हुआ तो O- H+ देगा। समझ में आ रही मेरी बात, मतलब ये H+ आयनों का क्या करते हैं, H+ आयनों की प्रेजेंस के कारण H+ आयनों के साथ ये लैंथेनाइड आयनों का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा, एक्सचेंज ऑफ H+ आयन विथ Ln+3 आयन, समझ में, इस तरीके से होएगा। तो बताओ ये हुआ तो ये नॉर्मली क्या बयान लेगा, फिर ये जो रेजिन बनेगी ये इस तरीके की बन जाएगी Ln, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है, इस तरीके से लिखूँगी। अब यहाँ पे क्या है, ये रेजिन, ये तो क्या है 3- है और ये Ln+3 है, तो मुझे एक बार का जब भी एक्सचेंजर होएगा तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स का निर्माण होएगा जिसमें रेजिन के 3 मॉलिक्यूल एक लैंथेनाइड से जुड़े हुए होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, और इनके साथ जुड़कर ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये लिक्विड से कैसे फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि इनका एक और सॉल्यूशन लिया था, ये कैसे फॉर्म में आ जाएंगे, अपनी सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब देखो इनकी जो टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेशन है वो इनकी आयनिक साइज की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है,